Good morning, students. Today's will discuss about the dielectric strength and the effect of the dielectric on capacitor, यानी कि कैपेसिटर पे डायलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होगा और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती क्या चीज़ है, ये फैक्टर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन: the maximum electric field that can exist in a dielectric without causing the breakdown of its insulating property is called dielectric strength। मतलब कि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जो एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट कॉजिंग द इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। मतलब कि इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से उसके अंदर की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज जो है चेंज हो जाए, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाए, इनकी वो एज अ कंडक्टर बिहेव करने लगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसी इंसुलेटर पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो भी क्या है, वो एक कंडक्टर की तरह से बिहेव कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तो उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जनरली एसआई यूनिट की हम बात करें तो डाइलेक्ट्रिक की एसआई यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। बट प्रैक्टिकल या कॉमनली जो आजकल प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज़ हो रही हैं होती हैं, जो बहुत लार्ज स्केल पे प्रैक्टिकली यूज़ होती है किसकी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, दैट इज़ द किलो वोल्ट पर एमएम, किलो वोल्ट पर एमएम, यानी कि 1 mm में की डिस्टेंस पे कितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकता है, उसको बोलते हैं, यानी कि वो जो है कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट आज के ट्रेंड में यानी कि प्रैक्टिकली यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर की बात करें तो एयर के लिए, यानी एयर के अंदर अगर एक कैपेसिटर को आपने रखा, उनके बीच की जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर ऑर्डर की डिस्टेंस अगर आपने रखा है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऑर्डर की डिस्टेंस है, तो एयर के केस में जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, यानी कि एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, दैट विल बी द 3 × 10⁶, यानी कि आप पॉइंट यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज वोल्ट पर मीटर, इट्स कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट इज किलो वोल्ट पर एमएम। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर for separation between plates of capacitor of order 1 centimeter is 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटेंस पर डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है। यानी कि डाइलेक्ट्रिक किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या किसी भी तरह के कैपेसिटर के बीच में जो उनका मीडियम है, उस मीडियम को अगर किसी डाइलेक्ट्रिक से हम फिल कर देते हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक के फिल करने से उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के अंदर में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यानी कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल करने से के बाद या देखा जाता है, ये चीज़ ऑब्जर्व किया गया है कि जो उसका कैपेसिटेंस है, यानी कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो के टाइम्स उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, यानी कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है, जो कोई भी कैपेसिटर है उसके बीच के मीडियम्स को रिप्लेस कर दिया जाए किसी डाइलेक्ट्रिक से, चाहे सॉलिड को डाइलेक्ट्रिक हो या किसी लिक्विड डाइलेक्ट्रिक हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। इसमें एक स्पेशल केस है कि अगर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T, मतलब कि एक T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, यानी कि आपके ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, इनके बीच में अगर रख दिया जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस पे क्या चेंजेस आएंगे। तो अगर इनिशियली बात करें तो इनिशियल कैपेसिटेंस, इफ इनिशियली C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D,
यानी कि इनिशियल कैपेसिटेंस इसका क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बट जैसे ही हम इसके अंदर स्लैब इंट्रोड्यूस किए, या इनिशियली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, यानी कि ई नॉट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, दैट इज ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं दैट इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। When slab is introduced, when slab is introduced, तो क्या हुआ, अब इसके बाद जैसे स्लैब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके अंदर का जो रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, ई नॉट अपॉन के की। क्यों होती है, यहाँ पे सिंस ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। यहाँ से इतनी बात है आई थिंक क्लियर हो गई। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कुछ पोर्शन में जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, यानी कि बाहर की तरफ जो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस में, यहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ पर काम कर रहा है, ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन में। तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो भी इनके स्पेस, तो दिस प्लस दिस दैट विल बी इक्वल टू डी माइनस टी। ये पूरा डी है, टी में को माइनस करेंगे तो ये और ये लेंथ हमको मिल जाएगी, क्या आ जाएगा, डी माइनस टी प्लस अंदर की तरफ अगर हम देखेंगे तो अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आएगी दैट इज ई इनटू इसकी जो थिकनेस है दैट इज टी, और ई की वैल्यू को हम लिख सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट टी अपॉन के। इस सब में से अगर हम ई नॉट को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये चीज़ यहाँ पे बचेगी। और ई नॉट की वैल्यू हमने क्या देखा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट उसके प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे Q बाई यानी कि कैपेसिटेंस की आप बात करेंगे, सिंस छोटा सा पार्ट है इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, सिंस Q इज इक्वल टू सी वी, दिस सिंप्लाइज C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो सिंपली अगर हम यहाँ से देखें तो V अपॉन Q, या V को इधर ट्रांसफर करेंगे तो V अपॉन Q इज इक्वल टू दिस वैल्यू, बट इसी को रेसिप्रोकल करेंगे Q अपॉन V इज इक्वल टू, तो ये आपका क्या जाएगा, ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट
ए, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी और नीचे क्या बचेगा, अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, और इसी को हम लिखेंगे न्यू कैपेसिटेंस। तो नए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। नोट डाउन कर लीजिए। इसी में अगर एक कंडीशन लगा दिया जाए, यानी कि केस फर्स्ट, इफ टी इज इक्वल टू डी, मतलब कि इसको कंप्लीटली फिल कर दिया जाए। कंप्लीटली फिल करने का मतलब टी और डी इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, टी माइनस टी दैट इज 0, और यहाँ पे क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी अपॉन के। दिस सिंप्लाइज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पे d माइनस डी 0 हो जाएगा और d अपॉन के, एप्सिलॉन नॉट ए d अपॉन के विच इज इक्वल टू k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी दैट इज के सी नॉट। ठीक है, तो जो नया कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा, के सी नॉट के इक्वल, जो कि अभी हमने ऊपर बताया था। इसी में बस कंडीशन आपको लगा देना है कि डी की वैल्यू टी के प्लेस पे एंड टी की वैल्यू डी के प्लेस पे रख देनी है, यानी कि जो इसकी थिकनेस है वो इतनी हो कि इसके बीच के गैप्स के बीच इक्वल हो जाए। तो उस केस में जो आपका डाइलेक्ट्रिक यानी कि जो आपका कैपेसिटेंस है, नया कैपेसिटेंस के सी नॉट यानी इनिशियल कैपेसिटेंस का के टाइम्स हो जाएगा। के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। नोट डाउन करिए। हाँ, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटर के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक आप इंट्रोड्यूस करते हो तो उस डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोड्यूस करने से क्या फ़ायदा होता है, ये क्या एडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है अ सॉलिड डाइलेक्ट्रिक कीप्स द अपार्ट द टू मेटल प्लेट्स बाय एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टेंस विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन दिम। मतलब कि दो मेटल प्लेट्स को एक स्मॉल डिस्टेंस के बीच में रख सकता। मेटल प्लेट्स हैं, जाहिर सी बात है अगर उस पर हम चार्ज देंगे तो उनके बीच में अपोजिट चार्जेस अगर हम देंगे तो वो आकर के चिपक जाएंगे, लेकिन वो क्या करता है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक इनके बीच में रखने की वजह से क्या होगा, इनको बहुत क्लोज भी रखेंगे तो भी क्या होगा, वो आपस में नहीं चिपकेंगे। ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है, सबसे बड़ा एडवांटेजेस है। नेक्स्ट पॉइंट, अ सॉलिड डाइलेक्ट्रिक इटसेल्फ एक्ट एज अ सपोर्ट टू द अपर प्लेट। ठीक है, तो अपर प्लेट के लिए जो भी ऊपर वाले प्लेट्स हैं, अपर प्लेट्स वर्ड यूज लिखिए, जो दोनों प्लेट्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यानी कि जो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक है वो बाहर वाली जो प्लेट्स होती हैं उन प्लेट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसकी वजह से ये दोनों प्लेट्स जो है आपस में टिके रहते हैं, रुके रहते हैं। नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस ऑफ अ फैक्टर के, यानी कि जो भी डाइलेक्ट्रिक है वो क्या करेगा, कैपेसिटेंस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर देता है, यानी कि इसकी वजह से कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का इंक्रीज कर जाता है। क्लियर। इसके बाद से आगे हम यूजेस की बात करेंगे, यानी कि कैपेसिटर का क्या यूज़ है हमारी डेली लाइफ में। तो सबसे पहले क्या है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक पैटर्न। कह सकते हैं
कि टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिजायर्ड पैटर्न, यानी कि डिजायर्ड जैसा आप पैटर्न चाहते हैं उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम कैपेसिटर यूज़ करके कर सकते हैं, जैसे कि मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है। क्लियर? इन रेडियो सर्किट फॉर ट्यूनिंग, रेडियो सर्किट में ट्यूनिंग के लिए, जैसे आप ट्यून करते हो ना, मैच करते हो ना कि कौन सा स्टेशन आपका ट्यून होना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, पावर सप्लाईज फॉर स्मूथिंग द करंट रेक्टिफाइड करंट की स्मूथनिंग के लिए, जैसे कि अगर आप रेक्टिफायर बनाते हो, रेक्टिफायर के अंदर जो है आप कैपेसिटर यूज़ करोगे, आगे चल करके हम लोग ये चीज़ डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। आई थिंक लास्ट चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर्स में, उसमें हम लोग रेक्टिफायर की अगर बात करेंगे तो रेक्टिफायर के अंदर ये चीज़ यूज़ होता है। क्लियर? जिससे क्या होगा कि जो रेक्टिफाइड करंट है उस करंट को स्मूथनिंग को बनाए रखने के लिए, यानी उसको स्मूथली फ्लो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इन टैंक सर्किट ऑफ ऑसिलेटर, यानी कि ऑसिलेटर के अंदर जो टैंक सर्किट होता है वहाँ पर भी हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई हमारी डेली लाइफ में कैपेसिटर की क्या यूजेस हैं, ठीक है। अब आइए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है 2.8 एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.8। इसको अगर आप ध्यान से देखें, इसमें बेसिकली आपको क्या दे रखा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब के, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, और अगर उसकी थिकनेस क्या है, t = 3d/4 है। मतलब कि जो इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे d क्या है, d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लैब कैपेसिटेंस प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि जो प्लेट्स हैं उनके बीच की थिकनेस है। कुछ इस तरह से इसका अगर आप फिगर देखें तो यहाँ पर एक तरफ प्लस और यहाँ पर माइनस, और इनके बीच की ये डाइलेक्ट्रिक दैट इज के, और इसकी थिकनेस है 3d/4 और d इज द डिस्टेंस बिटवीन द गैप। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब स्लैब इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है तो उस केस में इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन आप देखिए, इनिशियली यानी कि अगर हम देखें जब स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था उस केस में इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो क्या थी, E0 = उसके अंदर जो भी पोटेंशियल होगा V0/d रही होगी। लेकिन when slab is inserted, जैसे ही स्लैब इंसर्ट किया आपने, स्लैब को इंसर्ट करने के बाद इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E = E0/K। जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर की, स्लैब के अंदर की थी, वो क्या हो गई, E = E0/K हो गई, ठीक है। तो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको E0/K मिल गया। अब अगर हम न्यू पोटेंशियल की बात करें, यानी कि V = E0, या सिंपली देखा जाए बाहर की तरफ E0 × 3d, इसकी थिकनेस क्या थी, d-t लिख सकते हैं, प्लस E × t। तो यहाँ पे E0 d-t कितना आ जाएगा, d-3d/4 प्लस E0/K × 3d/4। ये हो जाएगा आपका E0, कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा आपका, d/4 प्लस 3d/4K। इतनी बात क्लियर हो गई आई थिंक। अब इसमें दोनों में क्या चीज़ें कॉमन है, d, तो इसको हम लिख सकते हैं, सीधे सीधे इसको हम लिख सकते हैं
v इज इक्वल टू ई नॉट डी, तो 1/4 प्लस 3/4 के। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई नॉट डी के प्लस 3/4 के प्लस 3/4 के। और ई नॉट इंटू डी को हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट, यहाँ से दैट इज वी नॉट टाइम्स के प्लस 3/4 के। तो इसके पास नया पोटेंशियल क्या आ गया, ये आ गया। क्लियर? तो कहने का मतलब है इसके अंदर का जो पोटेंशियल चेंज होगा वो k प्लस 3/4 के से इसका पोटेंशियल चेंज होगा। अब पोटेंशियल चेंज होने की वजह से कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? भाई देखिए, चार्ज में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, यानी कि चार्ज एज इट इज़ रहेगा, बट कैपेसिटेंस इसका क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू, या सिंपली c इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन V, दैट इज Q नॉट अपॉन V नॉट इंटू 4k अपॉन k प्लस 3, ये हो जाएगा आपका। एंड दिस विल बी इक्वल टू C इज इक्वल टू C नॉट 4k अपॉन k प्लस 3। दिस सिंप्लाइज C इज इक्वल टू 4k अपॉन k प्लस 3 इंटू C नॉट। तो जो इसका कैपेसिटेंस है वो 4k अपॉन k प्लस 3 के फॉर्म में आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इट्स कैपेसिटेंस विल बिकम्स 4k अपॉन k प्लस 3 इंटू C नॉट। दिस इज द आंसर। ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आए हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ चुका है, आई थिंक फॉरेन एग्जामिनेशन, यानी कि फॉरेन वाले में आ चुका है आपका। आई थिंक ये एग्ज़ाम 2017 में, ठीक है, 2017 में ये बोर्ड का में आ चुका है ये क्वेश्चन। इसी तरह का क्वेश्चन आपका 2008 में भी आया था, 2013 में भी आया था। ठीक है, तो 2008 और 2013 और 2017, तो ये ध्यान रखिए। इस तरह से आप देखेंगे एक पैटर्न है, यानी कि 2-3 बार इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और 2017 में तो एज इट इज़ आया था, बट बाकी 2008 और 10 में इसी मिलते जुलते यानी इसी पैटर्न पर आया था। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को ध्यान में रख के करिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसके जितने भी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के, आई थिंक ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल हो चुके हैं, 70-80% न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, उनको आप कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।